लोकसभा चुनाव की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपने पैतृक जो सीट रही है अमेठी, वहां फिर से लड़ने आ सकते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी की टीम के बेहद करीबी दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप तो बेहद करीबी हैं और आपके द्वारा बताई गई बात एकदम सच मानी जाएगी। बताया जा रहा है कि अमेठी आगमन राहुल गांधी का फिर से चुनाव में होने वाला है। देखिए, राहुल गांधी जी के आगमन तो अमेठी होता ही रहा है। राहुल गांधी जी ने देश में इतिहास रचा। कन्याकुमारी से पैदल चले और कश्मीर तक एक संदेश दिया मोहब्बत का। उस मोहब्बत के संदेश की शुरुआत उन्होंने अमेठी से की थी। लोग कहते हैं आदमी पहली शिक्षा घर से लेता है, और उन्होंने जाके अमेठी में भाषण भी दिया था कि आज भले मैं वायनाड का सांसद हूं, लेकिन अपने परिवार के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने कहा था ये नाता बहुत पुराना है और आगे बहुत दिन तक चलने वाला है, कभी नहीं टूटने वाला है। चीज़ें अपने आप स्पष्ट हैं। जिसका नाता पारिवारिक हो, जो कोई शुभ कार्य और इतिहास रचने वाला कार्य करने जा रहा हो, उसकी शुरुआत अमेठी से की हो। याद होगा, आप भारत समाचार ने कवर भी किया था, राहुल गांधी जी ने जगदीशपुर से जामो तक एक लंबी पदयात्रा हुजूम के साथ की थी, उसके बाद कन्याकुमारी में पदयात्रा की थी। तो नाता पारिवारिक है। हाँ, जहाँ तक अजय राय जी का बयान है, उन्हें थोड़ा रुक के बोलना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी के आंदोलन से, राहुल जी के कार्यक्रम से दिल्ली में बेचैनी है। नरेंद्र मोदी जी का पार्लियामेंट का भाषण देख लीजिए, बार बार मेज को देख रहे थे, लिखे शब्दों को पढ़ रहे थे। लाल किला पर भाषण देते समय उन्होंने कई सारे मिस्टेक किए, तो बेचैन किया राहुल जी ने। तो अभी स्मृति ईरानी जी को बेचैन करने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा और रुक के कहते तो ठीक था। अभी स्मृति ईरानी जी के पास एक तरह से अगर देखें तो अवसर भी है। उन्होंने अमेठी में कुछ किया नहीं है, उल्टे कई सारी योजनाएं बंद कराई हैं। अगर कर लेंगे तो हो सकता है कुछ पाप कम हो जाए, बाकी हार जीत का अंतर हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाएगा। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी तैयारी अमेठी के लोग कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी का जुड़ाव लगातार अमेठी से पहले भी था और आज भी है। अगला सवाल मेरा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सरकार ने वहां पर 100 अपने विधायक, बीजेपी के 100 विधायक वहां पर सर्वे के लिए भेजे गए हैं। एक हफ्ते वो सर्वे करेंगे, हर विधानसभा में एक विधायक को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? कर्नाटका 2 का ये प्रयोग है। कर्नाटका में इस तरह के विधायकों को साउथ के भेजा गया था। उसके पीछे चुनाव के बाद की हेडलाइन को कवर करना था। चुनाव के बाद एक परसेप्शन बनाया गया कि केंद्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी जी अगर इस तरह से सक्रिय नहीं होते तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सीटें दहाई में नहीं मिलती। तो कर्नाटक की हालात उससे भी खरे हैं। वहाँ तो 40% कमीशन की सरकार थी कर्नाटक में, यहाँ तो 50% कमीशन की सरकार है। वहाँ तो 24 घोटाले सामने आए थे, यहाँ पर हर जिले में रोज घोटाले हुए हैं, और वो भी लूट की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में लूट की सरकार बनाई थी, और मध्य प्रदेश में भी लूट की सरकार बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको हेडलाइन बचाने का अवसर नहीं मिलेगा, चाहे जितने विधायक लगा लें वहाँ से। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीटें दहाई में नहीं पहुँचेंगी। ये जिन लोगों को भेजा गया है वो मध्य प्रदेश घूम कर लौट आएंगे और यही रिपोर्ट करेंगे कि हालात बहुत खराब हैं। 50% घोटाले, कमीशन का नारा और घोटाले का नारा जन जन तक गूंज रहा है, उसका कोई लाभ नहीं होने सकता। अगला सवाल मेरा ये कि सिंधिया और जो कृषि मंत्री नरेंद्र जी हैं, उनको जिम्मेदारी भी वहाँ की सौंपी गई है, खास करके मध्य प्रदेश की। देखिए, किसको जिम्मेदारी सवाल जब जनता नाराज होती है, तो जनता जब नाराज होती है तो किसी को कोई जिम्मेदारी काम नहीं आती। आपने कर्नाटक चुनाव में देखा होगा, मोदी जी ने चुन चुन कर अपने ऊपर दिए गए आरोप गिनाए थे कि मुझे ये कहा गया, मुझे वो कहा गया, मुझे वो कहा गया, और तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। परिणाम क्या हुए थे? तो अब किसी चीज़ का असर नहीं है, ना नेतृत्व के रोने का, ना पाप को छुपाने का, ना किसी भी भगोड़े नेता को जिम्मेदारी। क्योंकि पूरे देश में आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो छवि बन गई है, एक गद्दार की बन गई है, एक भगोड़े की बन गई है, एक ऐसे नेता की बन गई है। कैसे मुंह दिखाते होंगे? तो ठीक है, फेस सेविंग किसी पार्टी फोरम पर, किसी खास
चैनल और पोर्टल पर हो सकती है, जनता की नज़रों में नहीं हो सकती। मेरा अगला और अंतिम सवाल कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा अब संपदा पोर्टल में डालेंगे, वरना उनकी डीपीसी रोक दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी खाली खबर बनाती है। मैं भारत समाचार से गुजारिश करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुरानी रिपोर्टें देख ले। पहले भी सरकार ने ऐसे दावे किए थे कि ऐसा ना किया गया तो ऐसा हम करेंगे। तो ये सरकार ही अधिकारी चलाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ वो जल्दी में। एक हमारे यहाँ विधान परिषद में सवाल उठाया गया कि अधिकारी अपनी गाड़ियों पर सरकार ना लिखें, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे राज्य सरकार। अगले ही सत्र में एक बिल आ गया कि अधिकारी अपनी गाड़ी पर लिख सकते हैं, तो अधिकारी को सरकार है। और उसमें विधायकों के खिलाफ लिख के आ गया कि विधायकों, पूर्व विधायकों को ये नियम शर्तें हैं। तो ये सरकार किसी खास उस चलती नहीं है। जहाँ तक जब ये पिछली बार ऐसा आया था तो एक मैंने पत्र लिखा था, ये पत्र भी मैंने लिखा था। एक अमेठी का एक अधिकारी है पुलिस विभाग में, जिसकी संपत्तियां लूट से, गाड़ियां, घर, कई सारी संपत्तियां बना रखी हैं। और जांच एक देवांश तिवारी नेता हैं गोंडा के, उन्होंने भी लिखी, ये हाउस की कमेटियों में गया, आज तक उसकी जांच नहीं कराई गई। वहां के एडिशनल एसपी ने जांच की, उसके पक्ष की जांच रिपोर्ट लगा दी, जबकि आज भी चीजें विद्यमान है। तो आप कैसे मान सकते हैं चीजों को? सरकार के अधिकारी सरकार चलाते हैं और सरकार में पैसा बोलता है, किसी मुख्यमंत्री और मंत्री की जुबान और कानून नहीं बोलता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी को, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार आदेश जारी करती है उसी आदेश को बैक भी कर लेती है। तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई या कार्रवाई की जद में उनको नहीं लाया गया। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।